Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about Ernest Hemingway's novel For Whom the Bell Tolls, The Old Man and the Sea, A Farewell to Arms. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फॉर हुम द बेल टोल्स 1940 ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का नावल है जो कि 1940 में पब्लिश्ड होता है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट जॉर्डन, यंग अमेरिकन वॉलंटियर अटैच्ड टू रिपब्लिक गुरिल्ला यूनिट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। रॉबर्ट जॉर्डन कौन है? ये अमेरिकन वॉलंटियर है जो कि रिपब्लिक गुरिल्ला यूनिट का पार्ट है और ये स्पेनिश सिविल वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस नावल में हम कुछ जो वॉलंटियर्स हैं उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें से एक वॉलंटियर है रॉबर्ट जॉर्डन जो कि अमेरिकन है। एज ए डायनेमाइटर ही इज़ असाइन टू ब्लो अप अ ब्रिज ड्यूरिंग एन अटैक ऑन द सिटी ऑफ सेगोविया। रॉबर्ट जॉर्डन कौन है? वो डायनेमाइटर है और जब सेगोविया नामक एक सिटी होता है सेगोविया, वहाँ पे अटैक के समय में इसको क्या करना था? ब्रिज को उड़ाना था। ठीक है, तो ये काम दिया गया था रॉबर्ट जॉर्डन को जो कि डायनेमाइट से ब्रिज को उड़ाए। दिस नॉवल डिक्लेयर नॉन मेलेबल बाय द यूएस पोस्ट ऑफिस। इस नॉवेल को यूएस पोस्ट ऑफिस ने नॉन मेलेबल डिक्लेयर किया था। साथ ही 1973 में ये नॉवल बैन कर दिया गया था टर्की के द्वारा। द नॉवल कंटेन्स द इमेजरी ऑफ सॉइल एंड अर्थ। इस नॉवल में सॉइल एंड अर्थ का जो इमेजरी है उसको रखा गया है। द प्रोज स्टाइल एंड डायलॉग्स इन हेमिंगवेज नॉवल हैव बीन द सोर्स ऑफ निगेटिव क्रिटिकल रिएक्शन। ऐसा कहा जाता है कि जो हेमिंगवेज के जितने भी नॉवेल्स होते हैं उसमें जो प्रोज स्टाइल और डायलॉग होते हैं वो निगेटिव क्रिटिकल रिएक्शन लिए होते हैं, मतलब वो सोर्स होता है निगेटिव क्रिटिकल रिएक्शन का। मच ऑफ द डायलॉग इन द नॉवल इज एन इम्प्लाइड डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम स्पेनिश। इस नॉवल में ज़्यादातर जो है स्पेनिश से ट्रांसलेशन किया गया है डायरेक्टली। इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर पुलित्जर प्राइज बट लेटर ऑन रिजेक्टेड एंड दैट ईयर नो पुलित्जर प्राइज। इस नॉवल को स्टार्ट में क्या किया गया था? पुलित्जर अवार्ड के लिए इसको, पुलित्जर जो प्राइज़ होता है बहुत ही वेल नोन प्राइज़ है, तो इस प्राइज़ के लिए इसे सेलेक्ट किया गया था। फिर बाद में इसको क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है और इस वजह से उस साल कोई भी पुलित्जर प्राइज़ नहीं दिया जाता है साहित्य के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में। अब देखते हैं इस नॉवल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। रॉबर्ट जॉर्डन, अमेरिकन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टर ऑफ द स्पेनिश लैंग्वेज एंड अ स्पेशलिस्ट इन डिमोलिशंस एंड एक्सप्लोजिव्स। रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर के रूप में, और साथ ही ये स्पेशलिस्ट हैं डिमोलिशंस और एक्सप्लोजिव्स के। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? डायनेमाइटर कहा गया है। और ये डायनेमाइट से क्या करते हैं? ब्रिज को उड़ाते हैं। एंसेल्मो, एल्डरली गाइड टू रॉबर्ट जॉर्डन। एंसेल्मो जो है वो एक एल्डरली गाइड है किसके लिए? रॉबर्ट जॉर्डन के लिए। गोल्स, सोवियत ऑफिसर हु ऑर्डर द ब्रिज डिमोलिशंस। गोल्स जो है वो सोवियत ऑफिसर है और ब्रिज के डिमोलिशन का ऑर्डर वो जारी करता है। पैब्लो, लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ द एंटी फासिस्ट गुरिल्लास। पैब्लो जो है वो एंटी फासिस्ट गुरिल्ला का जो ग्रुप है उसका लीडर होता है, हेड होता है। राफेल, वेल इंटेंशन्ड बट इनकम्पिटेंट एंड लेजी गुरिल्ला एंड अ जिप्सी। राफेल कौन होता है? इसका जो इंटेंशन होता है वो तो बहुत सही होता है, लेकिन ये एक इनकम्पिटेंट होता है, बहुत ही लेजी गुरिल्ला होता है, और एक यह जिप्सी है। मारिया, रॉबर्ट जॉर्डन्स यंग लवर। मारिया जो है वो रॉबर्ट जॉर्डन की यंग लवर है। पिलर, पैब्लोस वाइफ, एजेड बट स्ट्रॉन्ग वुमेन। सी इज़ द डी फैक्टो लीडर ऑफ द गुरिल्ला बैंड। पिलर जो है पैब्लो की वाइफ है, एजेड तो है बट सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, और साथ ही सी इज़ द डी फैक्टो लीडर, वो डी फैक्टो लीडर है गुरिल्ला बैंड के। कार्को, सोवियत एजेंट एंड जर्नलिस्ट इन मैड्रिड एंड अ फ्रेंड ऑफ जॉर्डन। कार्को कौन है? वो जर्नलिस्ट है, सोवियत एजेंट है मैड्रिड में, और साथ ही वो रॉबर्ट जॉर्डन का फ्रेंड भी है। अगस्टिन, फॉल माउथेड मिडिल एजेड गुरिल्ला। अगस्टिन जो है ये भी एक गुरिल्ला है, गुरिल्ला सैनिक है जो कि फॉल माउथेड मिडिल एज्ड है। एल सॉर्डो, लीडर ऑफ अ फेलो बैंड ऑफ गुरिल्ला। एल सॉर्डो कौन है? जो गुरिल्ला बैंड होता है उसका हेड होता है। फर्नांडो, मिडिल एजेड गुरिल्ला। फर्नांडो भी कौन है? वो मिडिल एजेड गुरिल्ला सैनिक है। एंड्रेस एंड इलेडियो, brothers and members of Pablo's band.
एंड्रेस एंड इलेडियो जो हैं ये 2 भाई हैं और ये पैब्लोस के जो गुरिल्ला बैंड है उसके मेंबर्स हैं। प्रिमिटिव ओल्ड गुरिल्ला इन पैब्लोस बैंड, प्रिमिटिव कौन है? वो पैब्लो के बैंड में सबसे एजेड गुरिल्ला है, सबसे पुराना गुरिल्ला है। तो गुरिल्ला इज व्हाट? इट इज़ अ काइंड ऑफ सोल्जर्स। जोकिन इंथुसियास्टिक टीनेज कम्युनिस्ट एंड मेंबर ऑफ सॉडोस बैंड। जोकिन कौन है? वो बहुत ही इंथुसियास्टिक टीनेज कम्युनिस्ट है और साथ ही वो सॉडोस के जो गुरिल्ला बैंड है उसका पार्ट है, उसका मेंबर है। नाउ वी विल सी सम इम्पोर्टेंट डायलॉग्स ऑफ दिस नॉवेल। बट ऑफ द किलिंग ऑफ अ मैन हु इज़ अ मैन एज वी आर, देयर इज़ नथिंग गुड दैट रिमेन्स। ये एंसेल्मो का स्पीच है। बट ऑफ द किलिंग ऑफ मैन हु इज़ अ मैन वी आर, ये जो स्पीच है किसने कहा है? एंसेल्मो ने। आई लव दी मारिया ही सेड एंड नो वन हैज़ डन एनीथिंग टू दी दे कैनॉट टच नो वन कैच टच दी लिटिल रैबिट। ये रॉबर्ट जॉर्डन मारिया को बोलता है। एवरीवन नीड्स टू टॉक टू समवन, वुमेन सेड। Before we had a religion and other nonsense, now for everyone there should be someone to whom one can speak frankly. For all the valor that one could have, one becomes very alone. ये पिलर जो है, जो कि पैब्लो की वाइफ है, इनका स्टेटमेंट है। Everyone needs to talk to someone. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें, रिलीजन एंड अदर नॉनसेंस और everyone शुड बी हैव समवन। तो हर किसी के पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके साथ वो फ्रेंकली एवरीथिंग शेयर कर सके। ये बातें पिलर बोलती हैं। लुक एट द अगलीनेस येट वन हैज़ अ फीलिंग विद इन वन दैट ब्लाइंड्स अ मैन वाइल ही लव्स यू। ये भी स्पीच पिलर का ही है। देन जस्ट शट अप अबाउट वॉट वी आर टू डू आफ्टरवर्ड्स। विल यू इंगल्स? यू विल गो बैक टू द रिपब्लिक एंड टेक योर पीस विथ यू। ये भी पिलर का ही स्पीच है। You heard me, Pablo said. I would restore them all to life. ये पैब्लो का स्पीच है। You learned the dry-mouthed, pure fear purging ecstasy of battle, and you have fought that summer and that fall for all the poor of the that against all the tyranny. तो ये भी रॉबर्ट जॉर्डन का ही क्या है? स्पीच है रॉबर्ट जॉर्डन का। यू लर्न द ड्राई माउथेड फियर पर्गिंग एक्सटेसी। तो ये थोड़ा से कुछ टर्म याद कर लेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये रॉबर्ट जॉर्डन का है। बट एन आर्मी दैट इज मेड अप ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट्स कैन नॉट विन द वॉर। कार्को का स्पीच है कि गुड एंड बैड एलिमेंट वाले जो आर्मी होते हैं वो वॉर को जीत नहीं सकते। बट इन द नाइट ही वोक एंड हेल्ड हर टाइट एज दो she were all of life and it was being taken from him. तो ये नरेटर की स्पीच होती है। It is because of lack of time that there was been informality. What we do not have is time. Tomorrow we must fight. To me, that is nothing. रॉबर्ट जॉर्डन का ये स्पीच है। Informality, tomorrow we must fight, याद रखिएगा। Thou dost understand there was no intent to insult thee. I have put up with worse than that from thee. Thou hast a vile tongue, but watch thy mouth, woman. पिलर की स्पीच है। Thou has a vile tongue, याद रखिएगा। फिर no intent to insult thee. But I won't keep a count of people I have killed as though it were a trophy record or a disgusting business like noses in a gun, he said himself. रॉबर्ट जॉर्डन की ये स्पीच है। ट्रॉफी रिकॉर्ड और डिस्गस्टिंग बिजनेस, ये याद रखिएगा। और काउंट ऑफ पीपल आई हैव किल्ड। वॉट यू हैव विथ मारिया वेदर इट लास्ट जस्ट थ्रू टुडे एंड अ पार्ट ऑफ टुमारो और वेदर इट लास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन हैपन विथ अ ह्यूमन बींग। रॉबर्ट जॉर्डन की स्पीच है। आई हैव फॉट फॉर वॉट आई बिलीव इन फॉर अ ईयर। इफ we win here, we win everywhere. The world is a fine place and worth the fighting for, and I hate very much to leave it. रॉबर्ट जॉर्डन की स्पीच है, याद रखिएगा। The world is fine place and worth the fighting for.
तो जो भी नावल्स और जो पोएम्स वगैरह होते हैं जो भी कवर किए जाते हैं उनकी समरी एक बार, उनका एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देख लेंगे। एक बार स्टोरी आप लोग पढ़ लेंगे तो एवरीथिंग विल रिकॉल। नाउ नेक्स्ट novel of Ernest Hemingway is The Old Man and the Sea, 1952. The Old Man and the Sea is a kind of novella. ये 1951 में रिटेन होता है, लिखते हैं, और पब्लिश्ड होता है जस्ट 1 year आफ्टर 1952 में। इसके थीम्स जो हैं प्रिजर्वेरेंस, सफरिंग, प्राइड, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, ये इस नावल की थीम में। इस नावल के लिए पुलित्जर प्राइज़ मिला था हेमिंगवे को 1953 में, और नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1954 में। कैरेक्टर्स कौन कौन है? मैनोलिन द ओल्ड मैन, दैट इज सेंटियागो, जो डिमेगियो, पेरिको, मार्टिन, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं। दिस नावल इज़ मास्टरपीस ऑफ हेमिंगवे। इस नावल को हेमिंगवे का मास्टरपीस कहा जाता है। दैट इज़ वाई ही गॉट पुलित्जर एंड नोबेल प्राइज़। हीरो ऑफ द नावल इज़ सेंटियागो। इस नावल का जो हीरो होता है वो सेंटियागो होता है, जो कि एक ओल्ड क्यूबन फिशरमैन होता है, परफेक्शनिस्ट भी होता है अपने काम में, और प्रिसाइज इन फिशिंग। ही इज़ अनलकी एट सी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देता, इस वजह से उसे 84 दिन तक वेट करना पड़ता है एक मछली पकड़ने के लिए। ही हैज़ पैशंस एंड यूनिक loves baseball, always dreams for lions, he alone accept। तो उसके पास काफ़ी पैसेंस होता है, दैट इज़ वाई वो समुद्र में 84 दिन तक इंतज़ार करता है मछली पकड़ने के लिए। ये यूनिक थोड़ा सा है, अदर फिशरमैन से अलग है। बेसबॉल को ये बहुत पसंद करता है, और ये हमेशा सोचता है कि इसे लॉयन दिखाई देगा, जबकि लॉयन दिखाई तो नहीं देता है, बट ही वॉज ड्रीमिंग फॉर लॉयंस। वो अकेले होता है सिवाय मैनोलिन, जो कि एक यंग बॉय है जो उसकी मदद करता है बचपन से ही फिशिंग में। सेंटियागो इज़ डिटरमाइंड टू कैच अ बिग फिश वन डे एंड ही गेट सक्सेस। सेंटियागो डिटरमाइन करता है कि एक दिन तो वो बड़ा मछली पकड़ के ही रहेगा, और फाइनली वो पकड़ भी लेता है। मैनोलिन जो है वो एक यंग बॉय है, अप्रेंटिस है सेंटियागो का, उसकी हेल्प करने वाला है, उसका सपोर्ट है, असिस्टेंट है, और लॉयल टू हिम, और हमेशा उसके प्रति लॉयल होता है, जबकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो सेंटियागो के साथ रहे। क्योंकि सेंटियागो बहुत लंबे समय से फिश नहीं पकड़ पा रहा था। स्कीफ क्या है? स्कीफ सेंटियागो का जो है वो एक बोट है, ओल्ड है, वेबरिंग बोट है, टूटा फूटा पुराना सब बोट है सेंटियागो का स्कीफ। जो डिमेगियो कौन है? ये एक न्यूयॉर्कर बेसबॉल प्लेयर है जिसके फादर भी फिशरमैन थे, और ये जो डिमेगियो ये फेवरेट और रोल मॉडल है सेंटियागो का, और ये भी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद भी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इस वजह से सेंटियागो इससे मोटिवेटेड होता है, और सेंटियागो को लगता है कि उससे भी बेटर जो है अपने काम में स्किल्ड है। लॉयंस आर कंपेनियन ऑफ सेंटियागो। तो लॉयन की हमेशा वो ड्रीम करता है, इस वजह से लॉयंस जो है उसकी कंपनी देते हैं उसे, बट दे नेवर अपीयर्ड। जॉइंट मार्लिन जो है सेंटियागो के स्कीप बोट को क्या करता है? अटैक कर देता है। सेंटियागो इन लव विथ सी एज लिविंग थिंग्स। सेंटियागो सी से उस तरह से लव करता है जिस तरह से किसी लिविंग थिंग से किया जाता है। सिंपल एंड वेल पिक्चर्ड। जितने भी कैरेक्टर्स है बहुत ही सिंपली अच्छे से पिक्चर किया गया है। सेंटियागो के बारे में कुछ कहा गया है, एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज ओल्ड। यहाँ पे जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि सेंटियागो के बारे में हर चीज़ ओल्ड है, सब कुछ एक्सेप्ट हिज आइज, सिवाय उसकी आंखों के, एंड दे वर द सेम कलर एंड वर चीयरफुल एंड अनडिफिटेड। और उसकी आंखों को देख कर लगता है कि वो काफ़ी चीयरफुल और अनडिफिटेड है, जिसे हराया नहीं जा सकता कभी। डिस्क्रिप्टिव टोन है, सिंपल एंड अनविंसिंग है। प्लॉट जो है वो स्टार्ट होता है लैंड से सी के तरफ। रिप्रेजेंट्स द स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड वाइल्ड। जो नॉवेल है वो क्या करता है? मैन एंड वाइल्ड के बीच में एक स्ट्रगल को प्रेजेंट करता है। ये नॉवेल सिम्बोलिज्म है, इस नॉवेल में सिम्बॉलिक है। 84 डेज जो है सेंटियागो को वेट करना पड़ता है एक मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि 84 दिन तक वो एक भी मछली नहीं पकड़ सका था। और जो वो पहला मछली पकड़ता है टूना, while he was hoping to catch marlin, a big fish।
Now we will see characters in detail. Santiago, an old Cuban fisherman whose bad luck go for 84 days, though he did not lose his patience. सेंटियागो एक ओल्ड क्यूबर फिशरमैन है, जैसा बताया जा चुका है आपको, और 84 दिन तक इसको वेट करना पड़ता है। इसका लक इसका साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये अपने पैसेंस को खोता नहीं है और इसे बेसबॉल बहुत पसंद है। जो डिमैगियो जो है इसका फेवरेट प्लेयर है, वो खुद से प्रॉमिस करता है कि अगर वो मार्लिन पकड़ लिया तो वो क्या करेगा, से 10 आवर फादर्स एंड 10 हेल मैरिज। तो ये एक प्रेयर है आवर फादर्स करके और हेल मैरिज करके। इसे इन दोनों प्रेयर को 10-10 बार क्या करेगा, बोलेगा। और साथ ही ये पिलग्रिम के लिए जाएगा, वर्जिन ऑफ कोबर की तीर्थ यात्रा के लिए भी जाएगा अगर वो बड़ी सी मछली मार्लिन नाम की पकड़ लेगा तो। नेक्स्ट वन इज मैनोलिन, एन एडोलसेंट क्यूबन बॉय हु हैज़ फिश्ड विद सेंटियागो सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। मैनोलिन जो है एक बड़ा लड़का है, क्यूबन फिशर बॉय है ये भी, और ये सेंटियागो के साथ बचपन से ही फिशिंग का काम करता है, उसका सपोर्ट करता है। ये सेंटियागो का डिवोटेड अप्रेंटिस भी है। ही केयर्स फॉर सेंटियागो इन हिज ओल्ड एज एंड encourages हिम इन हिज फिशिंग इवन दो हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम टू जॉइन समवन लकी। वो सेंटियागो की क्या करता है, केयर करता है उसके ओल्ड एज में, और साथ ही उसको इनक्रेज भी करता है फिशिंग के लिए, जबकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो सेंटियागो के साथ रहे और वो चाहते हैं कि वो किसी लकी पर्सन के पास जाए। नेक्स्ट वन इज जो डिमैगियो। सेंटियागो थॉट जो इज़ मोर स्किलफुल देन ही। सेंटियागो को लगता है कि जो है उससे ज़्यादा स्किलफुल है। ही इज़ हिज फेवरेट बेसबॉल प्लेयर एंड रोल मॉडल। ये उसका फेवरेट बेसबॉल प्लेयर और रोल मॉडल भी है। एक अल्टीमेट हीरो है, यंग, स्किल, स्ट्रॉन्ग और रेसिलिएंट है। नेक्स्ट वन इज पेरिको। पेरिको ऑन सब बोडेगा इन सेंटियागोस विलेज। पेरिको क्या करता है, सेंटियागो के विलेज में एक बोडेगा परचेज करता है, उसका मालिक होता है। ही डिड नॉट अपीयर इन द नॉवेल बट प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन फिशरमैन्स लाइफ। ये नॉवेल में कभी प्रेजेंट तो नहीं होता है, इसका कोई डायलॉग तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जो भी फिशरमैन्स होते हैं उनकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, बाय प्रोवाइडिंग देम न्यूज़पेपर रिलेटेड टू बेसबॉल। उन्हें न्यूज़पेपर देता है बेसबॉल से रिलेटेड, और उससे पढ़कर जो फिशरमैन होते हैं वो इंजॉय करते हैं। मार्टिन, अ कैफ़े ऑनर इन सेंटियागोस विलेज। मार्टिन कौन है, सेंटियागो के विलेज में एक कैफ़े का मालिक है। ही टू डज नॉट अपीयर इन द नोवेला। वो भी नहीं अपीयर होता है इस नॉवेल में। इसके बारे में जो भी कुछ पता चलता है मार्टिन के बारे में, मैनोलिन के थ्रू पता चलता है, बिकॉज मैनोलिन जाता है उसके रेस्टोरेंट में सपर लेने के लिए, खाना लेने के लिए सेंटियागो के लिए। और साथ ही मार्टिन के बारे में सेंटियागो कुछ कहता है। क्या कहता है, मार्टिन इज़ अ मैन ऑफ फ्रिक्वेंट काइंडनेस हु डिजर्व टू बी रीपेड। तो सेंटियागो कहता है मार्टिन जो है एक फ्रिक्वेंट काइंडनेस वाला पर्सन है, मतलब बहुत ही दयालु पर्सन है। नाउ वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स फ्रॉम द ओल्ड मैन एंड द सी। बट मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। यहाँ पे मैन छूट गया, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट। कोई मैन जो है वो हारने के लिए नहीं बना है, उसे नष्ट किया जा सकता है बट उसे हराया नहीं जा सकता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बट डिफीट नहीं किया जा सकता। नाउ इज़ नो टाइम टू थिंक ऑफ वॉट यू डोंट हैव, थिंक ऑफ वॉट यू कैन डू विथ वॉट देयर इज़। अब टाइम ये नहीं है कि आप इस बात पे विचार करें कि क्या चीज़ आपके पास नहीं है, बल्कि सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, इट इज़ बेटर टू बी लकी बट आई वुड रादर बी एग्जैक्ट देन व्हेन लक कम्स यू आर रेडी। यहाँ पे जो सेंटियागो है वो क्या कहता है कि हर दिन एक नया दिन होता है और ये अच्छी बात है लकी होना, लेकिन वो खुद को सोचता है कि वो परफेक्ट हो, सो दैट कि जब लक आए उसके साथ तो फिर वो रेडी रहे अपने परफेक्शन के साथ। लेट थिंक हिम आई एम मोर मैन देन आई एम एंड आई विल बी सो। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। वाई डू ओल्ड मैन वेक सो अर्ली, इज इट टू हैव वन लॉन्गर डे। नेक्स्ट जो है, I may not be as strong as I think, but I know many tricks and I have resolution. If the others heard me talking out loud,
they would think that I am crazy, but since I am not crazy, I do not care. तो इसे वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे इम्पॉर्टेंट लाइन से, कुछ और भी लाइन से. No should be alone in their old age, he thought. सेंटियागो क्या कहता है कि अपनी ओल्ड एज में किसी को भी अकेले नहीं होना चाहिए. द थाउजेंड्स टाइम ही हैड प्रूव्ड इट meant nothing. He was proving it again. हज़ारों बार उसने प्रूव कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी वो प्रूव कर रहा है. Most people were heartless about turtles because a turtle's heart will beat for hours. He is my brother, but I must kill him and keep strong to do it. Fish, he said softly, aloud, I will stay with you until I am dead. It is good that we don't have to try to kill the sun or the moon or stars. All my life, the early sun has hurt my eyes, yet they are still good. तो ये कुछ important lines है from the novel The Old Man and the Sea. Now we will see A Farewell to Arms. A Farewell to Arms जो है ये भी एक important novel है अर्नेस्ट हेमिंगवे की. 1929 में ये नॉवेल आता है. इसकी जो सेटिंग होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की सेटिंग है. इटालियन कैंपेन जब हुआ था, यानी कि इटली की आर्मी ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उसी पर बेस्ड है अ फेयरवेल टू आर्म्स. अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन अमेरिकन फ्रेडरिक हेनरी सर्विंग एज ए लिeutenant इन द एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ इटालियन आर्मी. ये जो नॉवेल है इसका प्रोटागनिस्ट एक अमेरिकन है जिसका नाम है फ्रेडरिक हेनरी, जो कि लिeutenant का काम करता है एम्बुलेंस कॉर्प्स में, जो कि इटालियन आर्मी की होती है. तो इटालियन आर्मी की तरफ से ये जो अमेरिकन है फ्रेडरिक हेनरी, ये क्या करता है, इस नॉवेल को नरेट भी करता है फर्स्ट पर्सन अकाउंट में, कभी कभी सेकंड पर्सन का यूज करता है. जनरली फर्स्ट पर्सन अकाउंट में ये नॉवेल को ये नरेट करता है, और फ्रेडरिक हेनरी ही है इस नॉवेल का प्रोटागनिस्ट भी और नरेटर भी. Focuses on several contradictory themes: war and love, masculinity and femininity, fear and courage. इस जो नॉवेल है इसमें कुछ कंट्राडिक्टरी थीम्स को प्रेजेंट किया गया है. वॉर लव दोनों ही दिखाया गया, दोनों ही कंट्राडिक्टरी हैं. वॉर के साथ लव को प्रेजेंट किया गया है, मस्क्यूलिनिटी के साथ फेमिनिटी को भी प्रेजेंट किया गया है, फियर के साथ करेज को भी प्रेजेंट किया गया है. ऑल द सेटिंग ऑफ द नॉवेल इज वॉर. द कैरेक्टर्स आर एबल टू ओवरकम दियर फियर्स. अब इस नॉवेल में पूरी सेटिंग जो है वॉर टाइम के ही बारे में दिखाया गया है, लेकिन फिर भी जो कैरेक्टर्स है वो अपने डर को जीत लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, और रीडिफाइन जेंडर रोल्स, जो जेंडर रोल्स होते हैं उसे रीडिफाइन करते हैं, और साथ ही फॉल इन लव विथ ईच अदर. तो इट इज़ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अ फेयरवेल टू आर्म्स. कुछ और भी है, देख लेते हैं. लास्ट लाइन जो है इस नॉवेल की वो है, आफ्टर अ वाइल आई वेंट आउट एंड लेफ्ट द हॉस्पिटल एंड वॉक बैक टू द होटल इन द रैन. ये इसका इम्पॉर्टेंट लाइन है. इसमें कहा गया है कि क्या होता है, हॉस्पिटल जो है वो स्पीकर चला जाता है और फिर हॉस्पिटल छोड़ देता है, हॉस्पिटल से वो होटल वापस जाता है बारिश में ही. इस नॉवेल में एक आयरनी है. आयरनी क्या है कि जो नॉवेल का प्रोटागनिस्ट है फ्रेडरिक हेनरी एंड हिज वाइफ कैथरीन, दोनों के जो हैं बच्चे होते हैं और दोनों काफ़ी खुश होते हैं इस बात को लेकर. बट व्हाट विल हैपन, जो बच्चा होता है वो स्टिल बॉर्न होता है और कैथरीन जो है वो डेड कर जाती है. तो इस नॉवेल की ये आयरनी है. नरेटर इज फ्रेडरिक हेनरी हु नरेट्स द स्टोरी इन फर्स्ट पर्सन एंड समटाइम्स इन सेकेंड पर्सन. तो फ्रेडरिक हेनरी ही नरेटर है इस स्टोरी के, और फर्स्ट पर्सन में ये नरेट करते स्टोरी को, और कभी कभी सेकेंड पर्सन में भी. सेटिंग इटली और स्विट्जरलैंड में होता है. हेनरी एंड कैथरीन फ्लर्टेशियस गेम एंड फोरशैडो दियर लव. कभी कभी हेनरी और कैथरीन क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट करते हैं, और इस वजह से उनका जो लव होता है उसमें थोड़ा सा फोरशैडो, मतलब थोड़ा सा वो दब जाता है उनका लव बिफोर द फ्लर्ट. क्लाइमेक्स देख लेते हैं इस नॉवेल का. इटालियन रिट्रीट्स हेनरीज कैप्चर एंड नियर एक्सक्यूशन बाय बैटल पुलिस. देखिए इसमें क्या होता है क्लाइमेक्स में कि जो इटालियन आर्मी है वो पीछे हट जाती है, हेनरी को पकड़ लिया जाता है अपोजिट आर्मी वालों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, जो एनिमी आर्मी होती है उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है, और लगभग इसको फांसी की सज़ा होने ही वाली थी. एनी हाउ वो वहाँ से बच के निकल जाता है. फॉलोइंग एक्शन में क्या है, हेनरीज डिसीजन टू फ्ली एंड क्विट द आर्मी
मार्क्स हिज फेवर टू आर्म्स। हेनरी क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि उसे वहाँ से भागना पड़ेगा अगर अपने को बचाना है तो, और फिर वहीं से भागने का प्लान करता है और साथ ही आर्मी को छोड़ने का भी प्लान करता है। तो वहाँ से भागना और आर्मी को छोड़ना ही ये सजेस्ट करता है कि वो फेयरवेल टू आर्म्स यानी कि जो वॉर है उसको वो फेयरवेल करता है। अब वो फ्यूचर में कभी आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा, और साथ ही उसकी कमिटमेंट को भी दिखाता है कैथरीन के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स देख लेते हैं इसमें। एंड यू विल ऑलवेज लव मी वोंट यू, एंड द रेन वोंट मेक एनी डिफरेंस, हेनरी एंड कैथरीन। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट डायलॉग्स है इसमें यहाँ पे हेनरी और कैथरीन के बीच में डायलॉग चलता है कि एंड यू विल ऑलवेज लव मी, तो यहाँ पे ऑलवेज लव मी वर्ड को याद रखिएगा। एंड द रेन वोंट मेक एनी डिफरेंस, बट लाइफ इज़ नॉट हार्ड टू मैनेज व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज। कैथरीन की ये स्पीच है। व्हेन यू लव यू विश टू डू थिंग्स फॉर, यू विश टू सेक्रीफाइस फॉर, यू विश टू सर्व। ये प्रिस्ट का जो है स्पीच है। आई लव यू एनफ नाउ, व्हाट डू यू वांट टू डू, रूइन मी, फ्रेडरिक हेनरी का ये है। They were beaten when they took them from their farms and put them in the army. ये भी हेनरी का ही स्पीच है। I am not brave anymore, darling. I am all broken. They have broken me. हेनरी की स्पीच है। The world breaks everyone and afterward many are strong at the broken places. Again हेनरी की स्पीच है। You will be good to me, won't you? Because we are going to have a strange life. कैथरीन बार्कले की ये स्पीच है। वी वॉन्ट क्वारल बेबी, आई लव यू टू मच बट डोंट बी अ फूल, यू डोंट हैव टू प्रिटेंड यू लव मी, नो दैट इज द ग्रेट फॉलेसी, द विजडम ऑफ ओल्ड मैन, दे डोंट ग्रो वाइज दे ग्रो केयरफुल। तो ग्रेट फॉलेसी यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा याद करेंगे, और जो ओल्ड मैन होते हैं वो वाइज नहीं होते बल्कि वो केयरफुल होते हैं, ये बात कही गई है। काउंट ग्रेफी का ये स्टेटमेंट है। द नाइट कैन बी अ ड्रेडफुल टाइम फॉर द लोनली पीपल वंस देयर लोनलीनेस हैज़ स्टार्टेड। ये फ्रेडरिक की स्पीच है कि जो नाइट होती है वो अकेले रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ड्रेडफुल होती है, और एक बार ये अकेलापन स्टार्ट हो जाए तब। वाई डार्लिंग आई वॉन्ट लिव एट ऑल व्हेन आई एम नॉट विथ यू, ये कैथरीन बार्कले की है स्पीच। My life is used to full of everything now. If you are not with me, I have not a thing in the world. There is not any me. I am you. Don't make up separate me. The coward dies 1,000 deaths, the brave but one. देखिए ये सेंटेंस जो है ऐसी सेंटेंस आपको शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट में देखने को मिलेगा, तो वहीं से इन्होंने शायद लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है, याद रखेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड बेबी, आई एम योर फ्रेंड, वॉर इज नॉट वोन बाई विक्ट्री, योर ब्लड कोजिलेट्स ब्यूटिफुली, आई फेल्ट वेरी लॉनली व्हेन दे वर ऑल देयर। काफ़ी अच्छे ये डायलॉग्स है, स्पीच है, स्टेटमेंट है। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे एक दो बार तो याद हो जाएगा। और इन तीनों ही नॉवेल्स की जो समरी है ज़रूर आप लोग एक बार रीड कर लेंगे, उससे क्या होगा कि एक आइडिया जनरेट हो जाएगा और थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में डिटेल में आप लोग जान लेंगे। तो दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।